आइए, हम लोगों ने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लिया था और अब उनकी कथा, दो बैलों की कथा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह के संघर्ष को दिखाया गया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह दे दी है पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों का अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचाकर, यानी बुरे समय के लिए बचाकर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, दुखी हो लेते हैं पर कुछ बोलते नहीं है, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान के मिसाल जापान की मिसाल सामने है। एक ही समय एक ही ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कौन है वो? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी से में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। क्या है झूरी के बैलों के नाम? क्या है? हीरा और मोती। मैंने आपको पाठ के सार में ये चीज बताई थी। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था। हम एक जस्ट मैं पेन ले लूं फिर से। मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा इजी है, पर नहीं, पेन नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा। आवाज़ तो आ रही होगी जहाँ तक है ना? तो हम थे यहाँ पे कि हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठ का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से।
आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खेल खुलते तो एक दूसरे को चाटकर और अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। मुंह में एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। क्या किया? ससुराल भेज दिया। बैलों की क्या बैलों को गोई मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, मतलब उस जोड़े को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मतलब बैल समझे कि मालिक ने उन्हें क्या कर दिया है? बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को, कौन है झूरी का साला? गया। मैंने आपको पाठ के सार में स्टार्टिंग में ही बताया था। घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये चीज है लाइन, दांतों पसीना आना, यानी बहुत परेशानी के साथ वो उन्हें लेकर गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? तुम हम गरीबों को, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पीछे की ओर एक मिनट, पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछता कि तुम हम गरीबों को तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चौकरी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या का समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसे मुंह में नहीं डाला। यानी जब उनको चारा दिया गया खाने के लिए तो उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया, मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जब गांव लगभग शांत हो गया, सभी लोग सोने लगे थे, रात गहरी हो गई थी, तो उस वक्त उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों को उन दोनों ने अपने जो है पगहे को, यानी जिससे वो बंधे थे, उसको उन्होंने तुड़ा लिया और घर की तरफ दौड़ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। जो पगहे थे, जो उनके खूंटे थे जिससे वो बांधे गए थे, वो बहुत ही मजबूत थे
और उन्हें तोड़ पाना कितना मुश्किल होगा, पर पता नहीं वो उन लोगों ने कितनी मेहनत लगाकर दोनों ने एक साथ करके उसे तोड़ ही दिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैल कहाँ पहुंच गए थे? झूरी के यहाँ पहुंच गए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। स्नेह तो था पर विद्रोह में था कि आखिर तुमने हमें क्यों बेचा, क्यों भेज दिया तुमने हमें। झूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चाकर, कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी देर से दोनों अकेले चले आए। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, दूर से। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। जिसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया गया, भाग खड़े हुए। तो वो अब नाराज हो रही थी कि आखिर ये बैल क्यों चले आए, एक दिन तो काम कर लेना था। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। तो वो वहां पे गुस्सा हो जाती है और अपना गुस्सा दिखाती है कि बस एक तुम ही तो खिलाना जानते हो, बाकी कोई नहीं खिलाना जानता। और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते? स्त्री चिढ़ी स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। जैसे खिलाते हैं तो उतना ही काम भी लेते हैं उनसे। ये दोनों ठहरे कामचोर। तो उनको अब किस चीज की उपाधि वो दे रही है? कामचोर की, कि वो कामचोर हैं, इसकी वजह से वो भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजबूर अ, मज, मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। वो क्या कहता है नौकर? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। तो झूरी कहता है, चुरा कर डाल दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है, जो उसको चारा डाल रहा है, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं चोरी से नहीं खिलाऊंगा, नहीं तो बाद में तो आप भी उन्हीं का ही पक्ष लेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। उस इस बार उसने क्या क्या किया, उन्हें गाड़ी से ले गया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय
घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उस अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी, और वही जो अपना बैल था उसको जो है उन्होंने उसने सब कुछ दिया। और इन लोगों को जो हीरा और मोती है उनको सूखा हुआ भूसा दे दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यही मार पड़ी, यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा थी तो उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। क्या किया उन लोगों ने? नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। ठीक है। दूसरे दिन दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार अ, एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। क्या हो गया? सब कुछ टूट टाट गया, यानी सब खत्म हो गया। गले में बड़ी बड़ी गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आती, दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब के बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। क्या कहता है? कि मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। तो वो कहता है, नहीं, हमारी नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। मोती क्या किया? वो दिल में ही मतलब कसमसा के रह गया कि ठीक है, मैं नहीं मारता हूँ, कोई बात नहीं। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक छोटी सी उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की एक मिनट, है ना। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। ये शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, पर मैं पढ़ रही हूँ तो जो थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा यहाँ मैनेज करना पड़ेगा आपको। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद
कि यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह यह बेचारी अनाथ न हो जाए तो मालकिन को न फेंक दूं, मालकिन को न फेंक दूं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। क्या वो बोलते हैं, ये उनके आपस की बातें हैं, ठीक है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी कि उसको थोड़ा सा चबा जाएंगे तो रस्सी कमजोर हो जाएगी और उसके बाद हम उसको अच्छे से तोड़ सकते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तब दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारा बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो यहाँ पे वो लड़की क्या कहती है कि बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया गया हड़बड़ा कर भीतर आया। यहाँ हम लोग सिर्फ दो तक ही पढ़ेंगे। बाकी के जो ये जो बाकी का अध्याय है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसको पूरा मैं पढ़ूंगी आज तो इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी, ठीक है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए दौड़ा। दोनों मित्रों दोनों मित्रों को भगाने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, मतलब उस मार्ग पर वो नहीं जा रहे थे, कहीं और ही दौड़ गए। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। ये दोनों की आपस में वार्ता चल रही है। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर पड़ी खड़ी थी, है ना, वो मटर का खेत था। दोनों क्या करने लगे, उसे चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वहां खाई में गिर गया। अ, तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। ठीक है। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया।
उसने क्या देखा कि अब वहाँ खेल-खेल में क्या हो रहा है, झगड़ा शुरू हो रहा है, तो वह क्या किया, वह पीछे हट गया। तो अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं इसको, विराम देते हैं और आगे के जो अध्याय हैं 3, 4, 5 इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए, और कोशिश कीजिए कि आप भी इसको पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले उसमें पाठ का सार उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, उससे शॉर्टकट में आपको इस वीडियो का की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या शुरू है और क्या अंत है। चलिए, थैंक यू। और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।